हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आप सबको बताएं, जैसे कि हम हमेशा वीकली करंट अफेयर्स करते हैं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। आज भी हम वही करेंगे, शुरू करेंगे। तो ये रहेंगे 12 से लेके 18 मार्च 2023 के बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आपके पेपर पे देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कौन सी डेट से कौन सी डेट तक के आपके पास, तो 12 मार्च से लेकर आपके पास कहाँ तक आते हैं ये आते हैं 18 मार्च के बीच के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, अब ध्यान दीजिएगा एक एक क्वेश्चन पे, क्वेश्चन से ही हम कई बार आंसर निकालते हैं और मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से कई बार क्वेश्चन से आंसर, आंसर से क्वेश्चन कैसे बन जाता है, इसको भी देखेंगे। ठीक है, कहता है नेम द एशियाज फर्स्ट। अब ये लाइन ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो गई आपके लिए कि एशिया की फर्स्ट फीमेल लोको पायलट। अब ये तो समझ में आ गया हमें कि भाई क्या है कि एशिया की फर्स्ट फीमेल लोको पायलट हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट वुमेन लोको पायलट ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन है कि उनका नाम बताना है आपको। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे दो क्वेश्चन बन गए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या बन गया आपके पास कि एशिया की फर्स्ट फीमेल लोको पायलट और उसके अलावा फर्स्ट वुमेन लोको पायलट ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस। आप सबको पता होगा वंदे भारत को ट्रेन 18 भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ट्रेन 18 भी कहा जाता था, आप सबको पता होगा। अब उनका नाम हमें बताना है, तो उनका नाम है सरिता, उसके बाद है रंगोली के बाद है सुरेखा यादव और उसके बाद है भावना। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है आपके पास जिसमें क्या बनने जा रहा है, जिसमें जो है वो फर्स्ट वुमेन लोको पायलट ऑफ वंदे भारत कौन होने वाली है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आपको दिख ही रही होंगी ये। अगर हम इनकी बात करें तो इनका नाम है सुरेखा यादव और इसका ऑप्शन नंबर क्या बनता है आपके पास? सी। अब समझते हैं, देखिए अगर हम सुरेखा यादव की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1965 में। सुरेखा जी का जन्म कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 1965 में महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। और अगर हम बात करें सतारा से इन्होंने पहले अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करा, फिर वोकेशनल एजुकेशन को कंप्लीट करा और उसके बाद कहीं जाकर इनकी इस फील्ड पे इनकी भागीदारी हमें देखने को मिलती है। अगर हम इनकी बात करें तो ये क्या बनना चाहती थी? टीचर बनना चाहती थी। और क्या बन गई यहाँ पे? लोको पायलट। और वो भी अगर आप देखें तो पहली लोको पायलट किसकी? वंदे भारत, जिसको हम ट्रेन 18 भी कहते हैं। ठीक है, तो देखेंगे हम एक एक करके इनके बारे में अब क्या क्या चीजें हैं। देखिए कहता है वंदे भारत एक्सप्रेस इज नाउ बीइंग ड्रिवन बाय सुरेखा यादव, जो कि पहली फीमेल लोको पायलट बनेंगी। कहां की? एशिया में। ठीक है भी। और कहता है और कहां से कहां तक चली थी ये? शोलापुर से लेकर सीएसएमटी आप सबको पता होगा, है ना, हम उससे कसाब से भी जोड़ते हैं इन सब एरियाज को। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, आप सबको पता है छत्रपति शिवाजी के बारे में। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कहां पर हुआ था? पुणे में। पेपर में क्वेश्चन कई बार आया। ठीक है, पुणे में शिवनेरी का किला था। देखो मैं लिखवा देती हूँ आपको, यहाँ पे आप लिख लेना कहीं पे। इनका जन्म हुआ था कहाँ पे? शिवनेरी के किले में। कौन से किले में हुआ था? शिवनेरी के। पेपर उठाइए, वहां पे क्वेश्चन आता है कि छत्रपति शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? शिवनेरी के किले में। और शिवनेरी कहाँ पर आता है भाई? पुणे में। इनके पिताजी का नाम क्या था? शाहजी भोसले, याद रखना है आपको। ठीक है, शाहजी भोसले। और माता जी का नाम था जीजाबाई। इनकी माता जी का नाम क्या था? जीजाबाई। ठीक है, तो बहुत ही एबल, ऐसा कह लो एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर, एक एबल किंग थे, मराठे, बहुत फेमस। कहता है इन महाराष्ट्र, तो कहां से कहां तक चलाई इन्होंने ट्रेन? आपको याद रखना है शोलापुर से कहां तक? सीएसएमटी तक। कहता है रैन द वंदे भारत एक्सप्रेस सुरेखा यादव, अ नेटिव ऑफ सतारा महाराष्ट्र, बिकेम, हमारे नेशन की पहली फीमेल बन चुकी हैं, पहली फीमेल बनी थी कब? 1988 में। कहता है द सेंट्रल रेलवे प्रीवियसली रेन द फेमस मुंबई पुणे डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस। अगर हम इनकी बात करें, आप सबको पता होगा कि ममता बनर्जी एक समय पे हमारी रेलवे मिनिस्टर रही हैं। जब वो रेलवे मिनिस्टर थी हमारे पास, तब भी एक लेडीज स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, शहरों में, महानगरों में चलाई गई थी। उनको भी किसने चलाया था? तो उनको भी सुरेखा यादव जी ने चलाया था। उसके बाद अगर हम बात करें डेक्कन क्वीन, आप सबको सुनना होगा अपने सबके बारे में। डेक्कन क्वीन ट्रेन की अगर हम बात करें तो 2011 में इन्होंने इसको भी यहां पर चलाया है। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है सेंट्रल रेलवे प्रीवियसली रैन द फेमस मुंबई पुणे डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस एंड सीएसएमटी कल्याण लेडी स्पेशल लोकल ट्रेन विद ऑल फीमेल क्रू इन द ऑनर ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे। कब मनाया जाता है भाई? 8 मार्च को। कहता है यादव वॉज द फर्स्ट डेक्कन क्वींस ऑपरेटर दैट डे
वाइल सयाली सवार देकर वॉज हिज असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है, तो आपको दूसरे नाम भी याद रखने हैं, पर ज्यादा करके आपको नाम किसका याद रखना है यहाँ पे, सुरेखा यादव जी का। इसके बाद करें, एज अ ग्रुप ऑफ 6 फीमेल ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर्स कमांडेड बाय चीफ टिकट इंस्पेक्टर जी जॉन। इसके बाद दीपा वैद्य एडेड एंड गाइडेड द पैसेंजर। लीना फ्रैंकिस की अगर हम बात करें तो इन्होंने ट्रेन मैनेजर या ट्रेन गार्ड की ड्यूटी को संभाला था। मुमताज काजी जी की बात करते हैं तो ये फर्स्ट सब अर्बन मोटर लेडी है इन एशिया, वॉज इन चार्ज ऑफ द K99 लोकल, अ लेडीज ओनली ट्रेन, जो कि कहाँ से चलती है, कल्याण से लेकर मुंबई मतलब CSMT तक चलती है ऑन द ट्रे। और इस दिन की अगर हम बात करें तो इस दिन कौन थी यहाँ पे ऑन द ट्रेन, मयूरी कांबले वॉज अ गार्ड। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन याद रखना है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट वुमेन लोको पायलट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की कौन है, तो आपको याद रखना है सुरेखा यादव जी के बारे में। किसके बारे में आपको याद रखना है, सुरेखा यादव जी के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, अब वंदे भारत से थोड़े से 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि वंदे भारत को क्या कहा जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया इसे ट्रेन 18 कहा जाता है। इसे कहाँ तैयार किया गया था, तो आपको याद रखना है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जो कि कहां पर है बच्चे, याद रखेंगे आप, चेन्नई में, जो कि कहां पर है, चेन्नई में। ठीक है, किस प्रोग्राम के अंदर चलाया गया था इसे, तो मेक इन इंडिया, किस प्रोग्राम के अंदर, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर इसे बनाया गया था। ठीक है, और ये सेमी हाई स्पीड इंडिजीनियस ट्रेन है कहां की, हमारे भारत की। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, अगर हम बात कर करंट अफेयर है ये आपको याद रखना है। फीमेल वैसे भी हमारे इस क्षेत्र पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, आप सबको पता है। आप मुझे क्वेश्चन बताएंगे यहाँ पे, फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट कौन है यहाँ पे। ठीक है, आप मुझे बताएंगे फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट कौन है, इनका नाम आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो पहली न्यूज कुछ इस तरीके से कवर होती है हमारे पास, और इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड आता है, फॉर विच बुक ज्ञान चतुर्वेदी। अब यहां से एक नाम तो हमारे पास आ गया कि किसी व्यक्ति को, अब व्यक्ति कौन है यहाँ पे, ज्ञान चतुर्वेदी जी हैं। इनको किस बुक के लिए, किससे सम्मानित किया गया, 32nd व्यास सम्मान 2022 से। मिल कब रहा है, 2023 में। अवार्ड कब का है, 2022 का। तो इनका नाम है, बुक का नाम है अलग अलग, अलग के बाद है पागल खाना, उसके बाद है आपके पास हम, और इसके बाद है मर्चिका, इसके बाद आता है मर्चिका। अब हम देखेंगे इनसे रिलेटेड, ठीक है, कि कौन कौन सी इनकी किताबें हैं और कौन कौन सा इनका पॉइंट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अगर हम बात करें इनके बारे में, ज्ञान चतुर्वेदी, अच्छा सबसे पहले हम बात करते हैं 32nd व्यास सम्मान की। ठीक है, आपको याद रखना है बच्चे, व्यास सम्मान किस लिटरेचर में दिया जाता है, तो आपको याद रखना है हिंदी लिटरेचर के लिए दिया जाता है। पहला पॉइंट, व्यास सम्मान किसके लिए दिया जाता है, तो हिंदी लिटरेचर के लिए इसको दिया जाता है, इससे नवाजा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है इसके बारे में। अगर हम बात करें कि इसमें से इनकी कौन सी बुक है, तो आपको याद रखना है दैट इज पागल खाना। क्या नाम है इसका बेटा, पागल खाना। आप समझेंगे यहाँ पे, देखो क्या लिखा है, कहता है व्यास सम्मान 2022 का पागल खाना, a satirical novel by renowned in Hindi author Dr. Gyan Chaturvedi has been chosen for 32nd Vyas Samman. Dr. Chaturvedi Pagal Khana Mental Hospital was chosen for the prestigious Vyas Samman by a selection committee led by distinguished author प्रोफेसर रामजी तिवारी। अगर हमसे पूछा जाए कि ये व्यास सम्मान कौन देता है, तो आपको याद रखना है के बिरला फाउंडेशन फाउंडेड द एनुअल व्यास सम्मान। कब फाउंड हुआ था, 1991 में। कब फाउंड किया गया था, 1991 में। उसके बाद कहता है यहाँ पे कि किस में मिलता है भाई, हिंदी लिटरेचर ओनली। याद रखेंगे आप यहाँ पे, ऑथर्ड बाय एन इंडियन सिटीजन। किसको मिलता है ये साथ में, इंडियन सिटीजन को, एंड पब्लिश्ड विद इन द प्रीवियस 10 ईयर्स। और कितने सालों का देखा जाता है भाई, 10 साल पिछले। कहता है 4 लाख रुपीस का अवार्ड दिया, मतलब ऑफर किए जाते हैं यहाँ पे। प्लस के बिरला फाउंडेशन एस्टैब्लिश्ड द सरस्वती सम्मान एंड द बिहारी पुरस्कार। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी किसका है, ये भी के बिरला फाउंडेशन वालों का ही है। कहता है आगे इसके बाद, एंड द व्यास सम्मान इन एडिशन टू दीज अवार्ड्स। ठीक है, तो एक ही अवार्ड नहीं है, के बिरला वाले व्यास तो दे ही दे रहे हैं, सरस्वती भी दे रहे हैं, यहाँ पे बिहारी पुरस्कार भी दे रहे हैं। आपको याद रखना है, द सरस्वती सम्मान की बात करें
तो कितना पैसा मिलता है यहाँ पे 15 लाख। इज अवॉर्डेड टू एन आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क बाय एन इंडियन सिटीजन वन ऑफ द लैंग्वेज। अब आप सबको पता है कि हमारे पास कितने टोटल शेड्यूल है, 12 में से 8वें वाला किससे डील करता है भाई, लैंग्वेजेस से डील करता है। तो जो लैंग्वेज से डील करता है कहता है 8वें शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस है, टोटल 22 लैंग्वेजेस है। 22 में से किसी में भी आपने लिखा है तो आपको कौन सा सम्मान दिया जा सकता है, सरस्वती। पर अगर आपको व्यास सम्मान चाहिए तो वो मिलेगा केवल और केवल हिंदी लिटरेचर के लिए, याद रखेंगे, ठीक है। कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिश्ड विद इन अ 10 ईयर पीरियड। बिहारी पुरस्कार की बात करें तो ये मिलता है 2.5 लाख, इसमें रुपीज मिलते हैं आपको, एंड इज गिवन टू राजस्थानी हिंदी एंड राजस्थानी ऑथर्स, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना है इसके बारे में, ताकि आपको क्लियर यहाँ पे रहे। अगर हम बात करें डॉक्टर चतुर्वेदी जी की, तो डॉक्टर चतुर्वेदी हु वाज बोर्न इन अगस्त 2, 1952, कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, झांसी उत्तर प्रदेश में। और अगर हम बात करें तो इनकी इज अ वेल नोन अथॉरिटी ऑन कार्डियोवास्कुलर इलनेस इन मध्य प्रदेश, मोर देन 30 ईयर्स ऑफ सर्विसेज। ही जस्ट अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट एज द हॉस्पिटल डायरेक्टर, अब ये छोड़ रहे होंगे। इन 2015 डॉक्टर चतुर्वेदी को क्या मिला है, पद्मश्री भी मिला है। आप सबको पता है कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड में से चौथे नंबर पे है। पहला कौन सा आता है, भारत रत्न। भारत रत्न के बाद कौन सा आता है, पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण, और लास्ट होता है आपके पास पद्मश्री, ठीक है, याद रखना है आपको। और उसके बाद इनको बहुत सारी चीज़ों से नवाजा गया है, ये आप पढ़ लेंगे इसके साथ साथ ही, ठीक है। चलिए अब यहाँ से एक क्वेश्चन और निकालते हैं हमारे पेपर के लिए, और हम अपने पेपर में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बनती है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं इसका एक और क्वेश्चन, यहाँ से यहाँ पे आते हैं, ठीक है। बताइएगा जरा सा मुझे, पहले रेसिपिएंट कौन है व्यास सम्मान के, तो आपको याद रखना है बच्चे, उनका नाम है रामविलास शर्मा। क्या नाम है इनका, रामविलास शर्मा। कब इनको नवाजा गया था, 1991 में। कब इन्हें नवाजा गया था, 1991 में। और इनकी बुक का नाम क्या था, भारत में प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी। भारत में, ठीक है, लिख लेंगे आप, भारत में प्राचीन भाषा, भारत में प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, तो इसके लिए इनको यहाँ पे ये नवाजा गया है, ठीक है। अगर हम बात करें 2021 में किसको मिला था, तो आपको याद रखना है असगर जी को, ठीक है। किसको मिला था यहाँ पे, 2019 नहीं बोलेंगे, 2021 में असगर वजाहत को ये अवार्ड से नवाजा गया, किससे, व्यास वाले से, ठीक है। तो पहला आपको याद रखना है, पहले कौन है, रामविलास शर्मा। भारत में भाषा, परिवार, भारत में प्राचीन भाषा, और उसके बाद आ जाएगा आपके पास परिवार, ये इनकी किताब आ गई। और उसके बाद 2021 में किससे मिला है, तो आपको याद रखना है असगर वजाहत को। इनका एक प्ले है, ठीक है, उस प्ले के लिए मिलता है, और उस प्ले का नाम है बेटा महाबली। क्या है उस प्ले का नाम, महाबली। और अभी किसे मिला है, 2022 वाला, तो आपको याद रखना है पागलखाना के लिए मिला है। किसको मिलता है, ज्ञान चतुर्वेदी जी को मिलता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके पास, 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। अब आते हैं हम थर्ड वाले पे, ठीक है, आते हैं। कहता है विच डे इज सेलिब्रेटेड एज कंज्यूमर राइट्स डे। अब देखते हैं कौन सा है कंज्यूमर राइट के लिए, 13 मार्च, 14 मार्च, 15 मार्च और 16 मार्च। चलिए तो आप मुझे आंसर देंगे इसका फटाफट से, कौन सा इसका आंसर आएगा हमारे पास, कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है बच्चे, कौन सा दिन होता है ये, 15 मार्च को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड का कंज्यूमर राइट डे। आप समझते हैं, देखो क्या कहता है, हर साल 15 मार्च को कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है, ठीक है। क्यों मनाया जाता है, देखिए, ताकि गोल क्या है इसका, टू प्रमोट कंज्यूमर प्रोटेक्शन। भाई आप सबको पता है आज फ्रॉड्स कितने ज़्यादा हैं, आज कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारे सामने, ठीक है। तो उससे प्रोटेक्शन के लिए, एंड इंक्रीजिंग ग्लोबल नॉलेज ऑफ कंज्यूमर राइट्स, एंड द डे इज ऑल्सो यूज टू रेज अवेयरनेस ऑफ ग्लोबल मार्केट इनइक्विटीज। जो भी ग्लोबल मार्केट में इनइक्वालिटीज़ हैं उनको भी शो किया जाता है इसकी मदद से। आगे कहता है द ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ कॉपरेशन अमंग द ग्लोबल कंज्यूमर मूवमेंट। इस दिन की अगर हम बात करें तो इस दिन हर जगह पे फंडामेंटल राइट्स, कॉल फॉर देयर प्रोटेक्शन, ऑब्जर्वेंस, डिनाउंस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इसके लिए लोग यहाँ पर मिलते हैं और इन सब बारों में बातें की जाती हैं। अब हमारे पेपर के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया, इसकी थीम हो गई, तो क्या है, एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। याद रखेंगे आप, ये इसकी थीम है, ताकि एम क्या है, अवेयरनेस फैलानी है, किसकी, कंज्यूमर एम्पावरमेंट, ताकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो किस चीज़ के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, ठीक है। तो याद रखेंगे आप, क्या है थीम इसकी, एम्पावरिंग कंज्यूमर थ्रू
क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। और कब मनाया जाता है ये डे, तो आपको याद रखना है कब मनाते हैं, 15 मार्च को। ठीक है, आगे देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है, मेजर पर्पस क्या है। भाई कंज्यूमर को जगाना है, कंज्यूमर को बताना है उसके राइट्स के बारे में, ताकि उसका कहीं पे भी शोषण ना हो सके, कहीं पे भी उसको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े किसी प्रकार का, इसके बारे में यहां पर बात की गई है। अब इसकी हिस्ट्री क्या है, इस डे को किस दिन पे कोमेमोरेट किया जाता है, तो 15 मार्च 1983 को किससे मोटिवेटेड होके, एक यूएस के प्रेसिडेंट थे जिनका नाम है जॉन एफ कैनेडी की स्पीच थी। और अगर हम बात करें स्पीच ऑन द यूएस कांग्रेस ऑन दैट सेम डे इन 1962, ही स्पोक्स अबाउट, किसके बारे में उन्होंने बात की थी, तो उन्होंने बात की थी कंज्यूमर राइट्स के बारे में। और तब से लेकर आज तक हम इसे क्या मनाते हैं, कंज्यूमर डे सेलिब्रेट करते हैं। कब, 15 मार्च को। ठीक है, याद रखेंगे। अब हमारे लिए ये तो हो गया कि क्यों मना रहे हैं, दिन क्या है, इस दिन की इंपॉर्टेंस, ये तो हो गया। पर इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडियन पार्लियामेंट ने इस एक्ट को कब पास करा था, 9 दिसंबर 1986 को, ताकि किसको और पावर दी जाए, भाई कस्टमर्स को पावर दी जाए। एंड द एक्ट इज प्राइमरीली कंसर्न विद द क्रिएशन ऑफ कंज्यूमर काउंसिल। फोरम खोले गए हैं, एपिलिएट कोर्ट्स हैं, आप अगर पढ़ते हैं तो आपने बहुत सारी न्यू करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आपने वहां पे बहुत सारी चीजों को यहाँ पे देखा होगा। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे लिए। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, कहता है इंडिया का रैंक क्या है। Again important, what is the rank of India at most populated nation in the world। ठीक है, अगर populated नहीं, polluted nation in the world। आप देखेंगे हम रैंक क्या है, 6th है, 7th है, 8th है या 9th है। आप सबको पता है दिल्ली का क्या हाल है। ठीक है, आप सबको पता है कि जिस तरीके से अगर हम बात करें, जिस तरीके से हमारा ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, जिस तरीके से इस CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ये आने वाले टाइम पे बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है हमारे लिए। ठीक है, जैसे आपने देखा कि सर्दियों की ड्यूरेशन कम होती जा रही है। ठीक है, अगर हम देखें तो कोई भी चीज़ जो इंडियन क्लाइमेट जाना जाता था, जो पूरा का पूरा, आपने देखा यूरोपियंस भी इंडिया क्यों आए थे, क्योंकि इंडिया में फेवरेबल कंडीशंस थी बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे वो सारी चीज़ें खत्म होने की कगार पे हैं। आपने दिल्ली का हाल देखा ही है। ठीक है, डस्ट, स्मोग, ये सब चीज़ आपने वहाँ पे देखी हैं। अब देखिए क्या लिखा है, कहता है अकॉर्डिंग टू ग्लोबल एयर क्वालिटी स्टडी पब्लिश्ड बाय स्विस कंपनी IQ एयर इंडिया। अब इंडिया देखो तो इंडिया फेल फ्रॉम 5th to 8th मोस्ट पॉल्यूटेड नेशन इन द वर्ल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप देखिए हम 8वें, ठीक है, इस तरीके के राज्य हैं, देश बन चुके हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आंसर क्या बन रहा है, आंसर नंबर आपका यहाँ पे C बन रहा है, 8 आ गया। कहता है रिसर्च बताती है कि पर्टिकुलेट मैटर्स का जो लेवल है वो 2.5 इज द मोस्ट पॉल्यूटेड इंडियन सिटीज इज 53.3 एंड द 2 इंडियन सिटीज दैट मेड द लिस्ट मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड। एक इसमें से कौन सी है, भिवाड़ी, जो कि कहाँ पर आता है, दिल्ली के आसपास आता है, और एक दिल्ली खुद यहाँ पे, एंड विच वॉज नॉट फार बिहाइंड एट 92.6 एट द सेम टाइम। 50 में से 39 जो सिटीज़ हैं वो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ कंसीडर की गई हैं, कहाँ की, इंडिया की। आप इमेजिन करिए आने वाले टाइम पे जो लंग्स से रिलेटेड रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हो जाएंगी अगर हमने आने वाले टाइम पर इस चीज़ को नहीं रोका तो, अभी से नहीं रोका तो। ठीक है, बहुत बुरा हाल है हमारा। ठीक है, चलिए और रैंक देख लेते हैं यहाँ पे 10 मोस्ट कंट्रीज़ का। अगर हम देखें तो चैड, उसके बाद आता है इराक, फिर पाकिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, बुर्किना फासो, उसके बाद है कुवैत, फिर 8 नंबर पे हमारा इंडिया है, फिर इजिप्ट है, और उसके बाद आता है आपके पास तजाकिस्तान। ठीक है, तो याद रखेंगे आप ये करंट अफेयर। चलिए अगला आता है हमारे पास 5th न्यूज़। कहता है द डैश एंड द इंडियन आर्मी पार्टिसिपेटेड इन द 13th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र। एक्सरसाइज का नाम क्लियर हो गया, बोल्ड कुरुक्षेत्र। किसके बीच में हो रही है भाई, आर्मीज के बीच में हो रही है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, थाईलैंड की आर्मी है, सिंगापुर है, जापान है, या फ्रांस की आर्मी है, इसे हमें देखना है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या है आपके पास यहाँ पे, थाईलैंड, सिंगापुर, जापान और फ्रांस। अब देखेंगे इसका आंसर भी और चीज़ों को देखेंगे। देखिए क्या कहता है, कहता है बोल्ड कुरुक्षेत्र ये चला है एक बाइलेटरल आर्मर, आप सबको पता है हथियार ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, जो कि कब शुरू हुई थी, तो 6 से 13 के बीच में। कहाँ पर हुई है, तो ये जोधपुर मिलिट्री स्टेशन इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहां से बिल्कुल कंफ्यूज हो सकते हैं कि नाम है कुरुक्षेत्र वाला, तो कुरुक्षेत्र कहाँ मिलता है, हमें हरियाणा में, नहीं कंफ्यूजन नहीं रखनी है। कहाँ पे हो रहा है, ये जोधपुर मिलिट्री स्टेशन इन इंडिया में। अगर हम इसकी बात करें तो ये किसके साथ हो रही है, तो ये सिंगापुर आर्मी के साथ हो रही है। और आइए ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर निकलता है। ठीक है, और इसमें जो है वो कंप्यूटर वॉर गेमिंग, प्लानिंग कंपोनेंट्स एट द बटालियन, ब्रिगेड लेवल, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कराई जाएंगी, ताकि
ताकि हमारी और उनकी मिलिट्री एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से हो सके। एक्सरसाइज का नाम क्या है? बोल्ड कुरुक्षेत्र। हो कहाँ रही है? जोधपुर में, ठीक है। जोधपुर कहाँ पर आता है? राजस्थान में, याद रखेंगे आप, ठीक है। तो ये तो आपके पास 5th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। आता है द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन हुबाली, ठीक है। एक है हुगली, एक है हुबाली, याद रखेंगे हुबाली। अब कहाँ से आता है, किस जंक्शन से है? तो आपको याद रखना है लोंदा जंक्शन, उसके बाद है अलनावार जंक्शन, उसके बाद है धारवाड़ और उसके बाद है अनीगेरी, ठीक है। सुनिए, आप सभी ने जब करंट अफेयर पढ़ा होगा आई एम सो सॉरी, ओके आप सभी ने जब करंट अफेयर पढ़ा होगा तो आप सबको पता होगा कि सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म पहले कौन सा था? गोरखपुर। आप सभी को पता होगा शायद इसके बारे में, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा वाला था अपने पास? गोरखपुर वाला। बट अब अगर हम बात करें, अब एक क्वेश्चन चेंज हुआ यहाँ पे हमारे लिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है, पहले हम गोरखपुर टिक करा करते थे उत्तर प्रदेश में, बट नाउ इट हैज बीन चेंज्ड। अब हमें देखना है कि वो कौन सा है। ये तो क्लियर हो गया कि हुबाली है। अब हुबाली है कहाँ, इसको भी देखते हैं, और किस जंक्शन की बात हो रही है इसके बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। देखिए बच्चे, पहले था गोरखपुर, अब गोरखपुर 2nd नंबर में जा चुका है। आपको याद रखना है गोरखपुर अब किस नंबर का बन चुका है? तो गोरखपुर हमारे पास 2nd नंबर का बन चुका है, जिसका अगर हम बात करें एरिया कितने मीटर है, तो आपको याद रखना है 13.66 आपको यहाँ पर 1366.33 मीटर हमें देखने को मिलता है। 3rd वाले की अगर हम बात करें तो 3rd वाला कोल्लम है, ठीक है। और कोल्लम कहाँ पर आता है बच्चे? कोल्लम आता है केरला में। अगर 3rd प्लेटफॉर्म की आपसे पूछेगा तो आप टिक करेंगे वहाँ पे कोल्लम, कर्नाटका, केरला वाला सॉरी, जिसकी अगर हम मीटर पे देखें तो 1180.25 मीटर, ठीक है। अब ये तो हो गए 2। अब मतलब इसका पहला कोई और है, पहला देखते हैं, ठीक है। पहला है हुबाली वाला, और हुबाली कहाँ पर आता है बच्चे? आपको याद रखना है हुबाली कहाँ पर आता है हमारे पास? हुबाली आता है कर्नाटका में। हुबाली कहाँ पर आता है? कर्नाटका में हमें देखने को मिलता है। कहाँ पर मिलता है? कर्नाटका में। अब आते हैं, देखिए इस क्वेश्चन पे भी, देखिए कहता है यहाँ पे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म ऑफ 1.5 किलोमीटर्स एट, अब ध्यान देना बच्चे, इस हुबाली वाले का रियल नेम क्या है? श्री सिद्धरोधा रेलवे स्टेशन इन हुबाली in the state of Karnataka. The inauguration of the platform was done during the PM's Karnataka visit. जब हमारे प्रधानमंत्री साहब जी कहाँ गए हुए थे? कर्नाटका गए हुए थे, तब इसका हुआ है। आपको याद रखना है इसका इनॉग्रेशन हुआ है अंडर द प्रेजेंस ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री, जिनका नाम है प्रहलाद जोशी। इट इज टू बी नोटेड दैट इंडियन रेलवेज साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन, अब देखो बेटा आप सबको पता होगा कि रेलवे जोन्स हैं हमारे पास, ठीक है। अभी तो 18 चल रहे हैं रेलवे जोन्स, तो उसमें से जो साउथ वेस्टर्न वाला है उसमें चलता है ये वाला, आपको याद रखना है। और इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ऐड किया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये कौन सी रीजन से कौन सी रीजन तक का है, तो आपको मैंने बता दिया हुबाली से धारवाड़। अब जरा क्वेश्चन पे आइएगा, देखिए कौन सा आ रहा है इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, हुबाली से धारवाड़ जंक्शन, ठीक है। और ये क्या करेगा यहाँ पे, अब कहने का मतलब है कि इन सब का बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन जाता है, ठीक है। अब आते हैं 7th क्वेश्चन पे, कहता है माउंट मेरापी वॉल्केनो इरप्टेड रिसेंटली, इट इज लोकेटेड इन। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट बन गया हमारे लिए कि अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि माउंट मेरापी वॉल्केनो अभी अभी इरप्ट हुआ है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? मैक्सिको में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और पापुआ न्यू गिनिया में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे देखना है और इसका आंसर आप मुझे बताते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बारे में भी कि क्या क्या चीज़ें इसके बारे में बोली गई है। आप सबको पता है, हम वॉल्केनो की बात करें तो वॉल्केनो की अगर हम बात करते हैं तो इस तरीके से एक पाइप होती है, ठीक है, एक वॉल्केनिक पाइप होती है। अच्छा, एक और इससे पहले आप सबने पढ़ा होगा कि मैग्मा सुना होगा, ठीक है। मैग्मा पृथ्वी के अंदर होता है, तो जो वो मैग्मा होता है, हॉट एंड मोल्टन मैग्मा जो होता है, वो किस लेयर में मिलता है? तो आपको याद रखना है वो मेंटल लेयर में मिलता है। और इसे क्या कहा जाता है बच्चे? इसे एस्थेनोस्फेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? इसे
एस्थेनोस्फीयर भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप क्रस्ट को पढ़ते हैं क्या, लिथोस्फीयर, वैसे जब आप मेंटल पे आते हैं तो मेंटल में किसका घर है भाई, तो मेंटल में, और मेंटल के भी किस हिस्से में, अपर वाले मेंटल में किसका घर है, मैग्मा का है, और इसे क्या कहा जाता है बच्चे, इसे एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। अब अगर हम मैग्मा की बात करें, जो ये मैग्मा है ये धीरे धीरे करके पाइप से फिल होता है और ये इस तरीके से ऊपर ऊपर इस तरीके से खुलता है, अपने मटेरियल को बाहर निकालता है। ठीक है, तो ये जो ऊपर मुंह बनता है इसे क्या कहा जाता है, इसे क्रैटर कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको हम क्रैटर कहते हैं। क्रैटर मतलब वो वेंट के ऊपर वाला हिस्सा जहां से वो मटेरियल सारा बाहर आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, और अगर आपको पता हो तो तीन ही प्रकार के वॉल्केनोज होते हैं। एक कौन सा होता है, एक्टिव वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो वो होता है जिससे कॉन्टिन्यूअसली लावा बाहर आता रहता है। एक होता है डोरमेंट, अपने पास डोरमेंट वाला कौन सा होता है बेटा, जिसमें आज विस्फोट हुआ है और फ्यूचर में भी चांसेस हैं कि विस्फोट हो सकता है। और उसके बाद लास्ट आपके पास आता है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब हो गया जो कि लुप्त हो चुके हैं, जो कि क्या हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में, आप मुझे बताएंगे इंडिया में एक्टिव और डोरमेंट वॉल्केनो कहां पर है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडमान निकोबार में है, मैं आपको बता देती हूँ, बैरन आइलैंड। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे हम कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही बन रहा है। ठीक है, आइए, कहता है माउंट मेरापी की अगर हम बात करें तो ये वर्ल्ड का मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो, और मैंने भी आपको बताया एक्टिव वॉल्केनो वो होता है जो कॉन्टिन्यूअसली, जिससे लावा बाहर आता रहता है। और ऐसा तो नहीं कहेंगे कि बहुत भारी पैमाने पे, पर आता रहता है। ठीक है, जैसे तो पाइप फिल होती जाएगी वो वेंट ओपन करेगी, फिर मटेरियल बाहर को सारा का सारा। कहता है स्मोक एश डेट कवर्ड विलेजेस नियर द क्रैटर। क्रैटर मैंने भी आपको बताया माउथ, एंड देयर वर नो इमीडिएट रिपोर्ट ऑफ कैजुअलिटीज एंड द नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन एजेंसी सेड। तो कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, मतलब किसी का नुकसान नहीं हुआ है अभी तक यहाँ पे। द इमेजेस ब्रॉडकास्टेड शोज हाउ एश कवर्ड हाउसेज रोड्स। कहते हैं कि लोगों के जो घर हैं, गाड़ियां हैं, वो इतनी भर गई धूल मिट्टी से पूरी की पूरी, जब क्या हुआ, जब इसमें विस्फोट हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। कहता है यहाँ पे अगर इसके बारे में हम बात करें, अथॉरिटीज एस्टैब्लिश अ रिस्ट्रिक्टेड जोन ऑफ 7 किलोमीटर्स, ताकि अगर ये मैग्मा बाहर और निकलता रहा, मतलब मैग्मा बोलने का मतलब है जब ये लावा पृथ्वी के ऊपर आ चुका है, लावा बन के बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे किसी का भी कोई भारी नुकसान यहाँ पर ना देखने को मिले। इसीलिए सारे एरियाज को क्या कर दिया जाता है, खाली करवा दिया जाता है। ठीक है, तो कहता है एटलीस्ट 8 विलेजेस नियर द वॉल्केनो हैव बीन अफेक्टेड बाय वॉल्केनिक ऐश। अगेन याद रखना है और ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, अब देखते हैं बेटा, देखो कहता है इस वॉल्केनो का जो लास्ट मेजर इरप्शन हुआ था वो कब हुआ था, 2010 में, जिसमें 300 से ज्यादा लोग मारे गए थे और खाली करवाना पड़ा था कितने रेसिडेंट्स को, 2,80,000 रेसिडेंट्स को यहाँ से हटाना पड़ा था। इट वॉज मेरापीज मोस्ट पावरफुल इरप्शन सिंस 1930 एंड व्हेन अबाउट 1300 पीपल वर किल्ड। तो इस टाइम पे ये हुआ होगा। अब देखो 2010 में, 1930 में, और अब क्या चल रहा है 2023 में। ठीक है, आगे आता है एन इरप्शन इन 1994 लेफ्ट अबाउट 60 पीपल डेड, वेरी इंपॉर्टेंट। और वॉल्केनो अलर्ट स्टेटस आप सबको पता है कि ये कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, ये पृथ्वी के अंदर की टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हैं। हमें खुद नहीं पता कब क्या हो जाएगा, अभी आप सबको पता है अभी अर्थक्वेक के झटके फील हुए हैं हमें। ठीक है, तो ये आपको बातें यहाँ पर क्लियर रखनी है। माउंट मेरापी की बात करते हैं। ठीक है, देखो बच्चे क्या लिखा है, कहता है मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है कहाँ का, इंडोनेशिया का। और अब अगर आप ऑप्शंस देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है इसका, सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर है किसका, 7th वाले का। ठीक है, देखिए इसे फायर मेंटेन इन इंडोनेशिया और जावा भी कहा जाता है। एक्टिव वॉल्केनो है जो किसके बॉर्डर पे सिचुएटेड है, सेंट्रल जावा और योगो याकर्ता प्रोविंस के बिल्कुल आसपास है ये। एंड इट इज कंसीडर्ड द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन इंडोनेशिया। और ये कब से फटता आ रहा है, 1548 से। द यंगेस्ट ग्रुप ऑफ वॉल्केनोज इन साउदर्न जावा, इट इज सिचुएटेड इन सबडक्शन जोन ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड सुंडा प्लेट। अब ये आपको इतना डिटेल में तो याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है कि प्लेट्स के मूवमेंट के कारण ही बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को यहाँ पर मिलती है। ठीक है, अच्छा इसके साथ एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दूँ, आप सभी ने रिंग ऑफ फायर सुना होगा। ठीक है, तो रिंग ऑफ फायर किस ओशन में आता है, तो याद रखना है आपको पैसिफिक ओशन में। कहाँ पर आता है बेटा, ये पैसिफिक ओशन में। और हमारे इंडिया वाले उसका वॉल्केनो का नाम क्या है, बैरन आइलैंड। क्या नाम है उसका, बैरन आइलैंड, अंडमान और निकोबार में। ठीक है, चलिए तो 7th क्वेश्चन हो गया आपके पास। अब चलते हैं हम 8th क्वेश्चन पे। कहता है व्हेन इज वर्ल्ड स्लीप डे 2023 ऑब्जर्व्ड। अब हमें देखना है 12 मार्च को, 13 मार्च को, 17 मार्च को या 15 मार्च को। ठीक है, देखिए बेटा
नींद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे लिए, ठीक है। अगर हम अपनी सेहत की बात करें तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर नींद ना पूरी हो तो आप और हम किसी भी बड़ी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। जो व्यक्ति 5 घंटे से भी कम सोता है उसके लिए बोला जाता है कि उसे हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो जब भी हमें सोना है तो हमें बहुत अच्छी नींद लेनी चाहिए ताकि हमारी हेल्थ, हमारी हर चीज़ यहाँ पे ठीक रह सके। अब देखेंगे हम इसका ऑप्शन क्या है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कहता है वर्ल्ड स्लीप डे, जो कि कब मनाया गया, फ्राइडे को, स्प्रिंग वर्नल इक्विनॉक्स के बाद। तो ये कब मनाया जाता है, 17 मार्च को। कब मनाया जाता है, 17 मार्च को, ठीक है। देखते हैं, द डे एम्स टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ स्लीप डिसऑर्डर। और ऐसा अगर हमें तो सुनने में बहुत अजीब लगेगा कि लोगों को नींद नहीं आती है। ये बीमारी है, ये बहुत बड़ा डिसऑर्डर है कि लोग रात को सो नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आप सबको पता है हमारा आधे से ज़्यादा टाइम तो किस में चला जाता है भाई, फ़ोनों में चला जाता है, ठीक है। तो कहता है द वर्ल्ड स्लीप कमेटी ऑफ द वर्ल्ड स्लीप सोसाइटी, इसे फाउंडेड किया था किसने, बाय वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ स्लीप मेडिसिन एंड वर्ल्ड स्लीप फेडरेशन ऑर्गेनाइजेस दिस डे। जस्ट एज एक्सरसाइजिंग द कंज्यूमर हेल्दी फूड इज एसेंशियल फॉर द बॉडी, वैसे ही स्लीप इज ऑल्सो क्रूशियल इस बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। जब हम सो रहे होते हैं तो आर ब्रेन रिचार्ज एंड आर बॉडीज हील, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी थीम क्या है, तो स्लीप इज एसेंशियल फॉर हेल्थ, इसकी थीम हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस डे की थीम क्या है, आपको याद रखना है, स्लीप इज एसेंशियल फॉर हेल्थ। आप सबको पता है कि नींद कितनी ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। कुछ एक्सेसिव भी सो जाते हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं 9th क्वेश्चन पे। कहता है जो B20 और बिजनेस 20 मीटिंग है अंडर द G20 चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया, ये कहाँ होने वाली है। तो ऑप्शन है आपके पास बेंगलुरु, उसके बाद है गैंगटॉक, उसके बाद है चेन्नई और उसके बाद आता है आपके पास भोपाल, ठीक है। तो देखेंगे ये कहाँ पर होने वाली है, ठीक है। देखिए क्या कहता है द फर्स्ट 15 मीटिंग, जो अगर हम देखें इसके बारे में तो ये कहाँ पर हुई है, गांधीनगर में। कब से कब तक, 22 से लेके 24 जनवरी, मतलब 22 जनवरी से लेके 24 जनवरी 2023 में। गुजरात गवर्नमेंट टू होस्ट अ डिनर फॉर G20 डेलीगेट्स, ये आपने देख लिया था दांडी कुटीर में। उसके बाद इंडिया हैज एज्यूम्ड एज द G20 अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। द नेशन एस्पायर्स टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ऑन द वर्ल्ड स्टेज बाय फाइंडिंग प्रैक्टिकल ग्लोबल सॉल्यूशंस फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल। तो हम सबको पता है ये G20 समिट्स क्यों हो रही हैं। अगर हम इनकी बात करें, द G20 समिट फॉर इंडिया ये एक हिस्टोरिक इवेंट है जिसमें हम क्या मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। और ये कहाँ पर हुई है, तो आपको याद रखनी है बेटा, ये कहाँ पर हुई है, सिक्किम में। और सिक्किम की कैपिटल क्या आती है आपके पास भाई, गैंगटॉक। क्या आती है, गैंगटॉक। सिक्किम की जब हम बात करते हैं तो वर्ल्ड का 100% ऑर्गेनिक स्टेट है ये। क्या है हमारे पास, वर्ल्ड का 100% ऑर्गेनिक स्टेट है, आपको याद रखना है। अगर हम बात करें पॉपुलेशन वाइज, लीस्ट पॉल्यूटेड स्टेट है, पॉपुलेटेड पॉल्यूटेड नहीं, पॉपुलेटेड स्टेट है ये हमारे पास, ये आपको याद रखना है। यहीं पे इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक देखने को मिलती है, दैट इज कंचनजंगा। सबने सुना होगा इसके बारे में, दैट इज कंचनजंगा, ठीक है। और आपको पता होगा कैलाश पर्वत जाने के लिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, मतलब पासेज हैं, जैसे कि जेलेपला, नाथुला, लिपू लेक, अगर हम इन सब के बारे में बात करें तो। और कभी कंचनजंगा की हाइट आपसे पूछ ले तो आपको याद रखना है 8586 किलोमीटर इसकी हाइट हमें देखने को मिलती है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और सिक्किम की अगर हम बात करें तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर कर रहा होता है किस किस के साथ भाई, तिब्बत के साथ भी कर रहा है, भूटान के साथ भी कर रहा है और नेपाल के साथ भी कर रहा है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। चाइना मतलब तिब्बत के अलावा उसके बाद नेपाल, और नेपाल के साथ देखें तो भूटान के साथ भी अपना एरिया शेयर कर रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। इसके बाद आते हैं 10th क्वेश्चन पे हम, इंडिया, व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023। अब हमें भारत की टेररिज्म को लेकर बताना है, ठीक है। 10 है, 12 है, 5 है, ये 13th रैंक है हमारा, इसे हम देखेंगे, ठीक है। तो आप देख ही रहे हैं कि इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म ये ज़्यादा, फिर धीरे धीरे करके मॉडरेट कम, ठीक है। तो ये कलर आपको आधे से ज़्यादा चीज़ें आपको बता पाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बारे में भी।
कहता है अफगानिस्तान ने तो फिर से टॉप कर दिया है, ठीक है, फिर से टॉप कर दिया है, यहाँ पे आपको याद रखना है। और इंडिया की अगर हम रैंकिंग की बात करें तो इंडिया का रैंक है 13th। आप समझिए कि हम टेररिज्म के मामले में हमारा कौन सा रैंक आता है बेटा, तो हमारा रैंक आता है यहाँ पे कौन सा वाला, 13th रैंक हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बेटा, अगर हम इसके बारे में बात करें तो, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो इसे कौन डेवलप करता है या फिर इस रिपोर्ट को कौन इशू करता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसे कौन करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ, आपको याद रखना है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। कौन करता है बच्चे इसे इशू किया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स और पीस के द्वारा इसे सेटअप किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है सिडनी में, ठीक है, याद रखना है आपको, SYD होगा ना, सॉरी SYD, सिडनी में। सिडनी कहाँ पर आता है, ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी आप बोलते हो तो, ठीक है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आपको याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलता है। और इसे फाउंड किया गया था 2008 में, ठीक है। कौन करता है, तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है उसे कौन इशू करता है, तो आपको याद रखना है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। अगर हम इसकी बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हमें देखने को मिलता है, और 2008 में ये बना था, ठीक है। सबसे टॉप कौन कर रहा है यहाँ पे, अफगानिस्तान, ये बात आपको यहाँ पर क्लियर रखनी है, ठीक है। तो अफगानिस्तान की बात करें, बुर्किना फासो हो गया, सोमालिया हो गया। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान 6वें नंबर पे है, ठीक है। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश कितने नंबर पे है, 6वें नंबर पे है, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 11th न्यूज़ पे, हु वाज रिसेंटली इन मार्च 2023 नेम्ड एज द गवर्नर ऑफ द ईयर फॉर 2023 एट द 10th सेंट्रल बैंक अवार्ड्स, ठीक है। अब देखेंगे हम यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे पहला लिखा है मारियो मार्शल चाइल्ड, शक्तिकांत दास इंडिया, उसके बाद है मार्क कार्ने इंग्लैंड, और उसके बाद है मार्गरीटा डियागडो स्पेन, ठीक है। आप सबको पता है, इनको देखकर आपको आइडिया हो जाएगा कौन है ये हमारे पास, शक्तिकांत दास जी है, ठीक है। इनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ये हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये एक हमारे इंडिया के लिए एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड से हमें नवाजा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राउड मोमेंट है एक और, ठीक है। बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, जब हम शक्तिकांत दास जी की बात करते हैं, मतलब इसका ऑप्शन क्या निकल रहा है अपने पास, बी निकल रहा है ना। और अच्छा, ये बच्चे बोलते हैं कि इसका आंसर नहीं बताया, इसका है डी आपके पास, ठीक है, इससे पहले बता दिया ना आपको, इसका आएगा बी, है ना, ये भी बता दूं मैं आपको, क्योंकि फिर आप बोलते हैं ये नहीं हुआ है। इसका आंसर है सी, ठीक है। और इससे पहले वाला शायद मैंने आपको बता दिया था, है ना, इंडोनेशिया, इसका आंसर भी क्या आएगा आपके पास, सी, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, इसके सामने मैंने लिख दिए इस बार। आगे आते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम इसके लास्ट न्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो इसका आंसर है बी आपके पास, शक्तिकांत दास जी की बात करते हैं। देखिए, जब अगर हम शक्तिकांत दास जी की बात करें तो ये इनकी जो ग्रेजुएशन और जो इनकी पोस्ट ग्रेजुएशन है वो हिस्ट्री में है, ठीक है, वो किस में है, हिस्ट्री में है। तो लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन था कि ये व्यक्ति कैसे संभालेगा इतनी बड़ी पोस्ट को, कैसे इसको हम इतनी बड़ी पोस्ट दे दें, क्या ये काम कर भी पाएगा, नहीं कर पाएगा, इस तरीके से बड़े सारे एजम्पशन लगाए जा रहे थे। पर आप सबको पता है, जब आपको कोई चैलेंज करता है तो आप उस काम को अच्छा करके दिखाते हैं। ठीक वैसे ही शक्तिकांत दास जो कि RBI के गवर्नर हैं, और कौन से नंबर के गवर्नर हैं आपको याद रखना है, 25th नंबर के गवर्नर हैं। इनको गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से नवाजा गया है। किसके द्वारा? सेंट्रल बैंकिंग एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जर्नल है, अगर हम इसकी बात करें। और इनको क्यों दिया गया है, इस अवार्ड से क्यों नवाजा गया है? क्योंकि इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक एक्सेप्शनल काम है इनके। कब? लॉकडाउन। और कब अगर हम बात करें तो कोविड-19 के दौरान। आप सबको पता है कि बैंकों में कितनी ज़्यादा हड़बड़ाहट थी, कितनी ज़्यादा नीड थी लोन्स की, कितनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट्स हुई हैं। तो उस समय पे रेपो रेट हो गया, रिजर्व रेट हो गया, इन सबको मेंटेन करने का काम इन्होंने प्रॉपरली करा है। ठीक है, कहता है दिस इज द सेकेंड टाइम। अच्छा, ये क्या पहले भारतीय हैं जिनको इस अवार्ड से नवाजा गया है? बिल्कुल नहीं। इनसे पहले किसको मिल चुका है? तो आपको याद रखना है, रघुराम राजन जी को इसके बारे में इसी अवार्ड से पहले भी नवाजा जा चुका है। ठीक है, तो ये आप बात यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में लास्ट हम एक और बात लेते हैं, RBI के बारे में। ठीक है, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि यहां से भी फैक्चुअल डेटा हमसे पूछा जा सकता है। आप सबको पता है इसे सेंट्रल रेगुलेटरी बैंक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको हम? सेंट्रल रेगुलेटरी बैंक भी कहते हैं इसको हम, याद रखेंगे आप। ठीक है, सेंट्रल
रेगुलेटरी बैंक है। कब बनकर तैयार हुआ था हमारे पास, तो आप सबको पता भी होगा इसके बारे में, 1 अप्रैल 1935 को। कब बना था ये हमारे पास, 1 अप्रैल 1935 को ये हमारे पास बना था। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो महाराष्ट्र में इसके हेडक्वार्टर, मुंबई महाराष्ट्र में इसके हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, 11 थे एक्चुअली में, ठीक है, जो कि आपके पास वाइंड अप हो जाते हैं। कोई भी डाउट रहेगा आपको तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम रहेगी तो ये मैंने बता दिया ना आपको, हाँ इसका आंसर सी है, यहाँ पे भी लिख दूँ, ठीक है, सी आ गया आपके पास। इसके बाद ये सारे आंसर मैंने आपको वहाँ बता ही दिए हैं, ठीक है। कोई भी डाउट रहेगा आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मुझे बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये बात यहाँ तक समझ में आई होगी, आपको करंट अफेयर अच्छे लगे होंगे। थैंक यू सो मच।